तो हमने जहां तक पढ़ा था, अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर तो पढ़ ही लिया था, साथ में हमने ये भी देखा था एक सार्कोमियर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, और हमने एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। और आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की। देखो, नर्व जब मसल से जुड़ती है तो वहां पर बनता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जहां पे नर्व मसल से जुड़ती है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है, और वहां पे नर्व से इंपल्स मसल में ट्रांसफर होती है। फिर जैसे नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही थी, वैसे ही अब मसल फाइबर की मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है मसल फाइबर के अक्रॉस वो चेंज होता है। इसको कहते हैं डिपोलराइजेशन। तो यहाँ पे मैं कुछ फोटोग्राफ्स भी अपलोड कर रहा हूँ समझाने के लिए। यही हम आज पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर तो मैं आपको समझा चुका हूँ, आज मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा। तो वी आर ऑलमोस्ट डन। हमें जो कुछ भी अपलोड करना था वो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, और अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिलहाल मैंने डाउट्स, रिएक्शंस और रेज हैंड ऑफ कर दिए हैं। चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो, नर्व जब मसल से जुड़ती है, जैसे ना आपको पता होगा, जो एक मसल फाइबर है नर्व उससे आके जुड़ती है, और उस जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ये चीज मैंने आपको एक फोटो में भी दिखाई थी, जब हमने ये वाला फोटो देखा था। देखो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, नर्व आकर मसल से कैसे जुड़ती है। मैं जूम करता हूँ, इस एरिया को देखिए आप। यहाँ पे नर्व आकर मसल से जुड़ रही है, देखा आपने? इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो नर्व की जो एंडिंग होती है वो मसल के साथ कैसे जुड़ती है, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे बनता है, ये मैं आपको कुछ और फोटोग्राफ से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे नर्व है, और ये दोस्तों यहाँ पर मसल है। अब आपको तो पता है कि नर्व की भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, और अल्टीमेटली ये मसल फाइबर या मसल सेल से आकर कैसे जुड़ती है ये ब्रांचेज। देखो, ये नर्व एंडिंग आके मसल से जुड़ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इतने से एरिया को जूम करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे नर्व आके मसल से जुड़ती है। यहाँ जुड़ रही है, ये देखो यहाँ जुड़ रही है, ये दिख रहा है आपको? तो ये इसको जूम कर देते हैं अपन कि नर्व आकर मसल से कैसे जुड़ रही है। ये लो, जूम कर दिया। जब मैं इसको जूम करता हूँ तो ये वाला फोटो आता है। ये देखिए, ये रही नर्व, और ये वाला फोटो बनता है ना। देखो, ये नर्व है, और यहाँ देखो ये मसल है। ये नर्व एंडिंग यानी एक्सॉन की जो लास्ट ब्रांच है, आप देख सकते हैं ये कैसे आकर सार्कोलीमा से जुड़ गई है। ठीक है, तो ये लेवलिंग थोड़ी सी यहाँ कंफ्यूज कर सकती है, इसको हटा देते हैं। मायोफिब्रिल अंदर है, इसके अंदर। तो ये मसल सेल है। अब यहाँ पे आप देखिए, मसल सेल की जो मसल फाइबर या मसल सेल जो होता है, उसकी मेम्ब्रेन एक्सॉन सार्कोलीमा के साथ जुड़ी हुई है। ये सार्कोलीमा है ना। और इस जंक्शन को हमने क्या नाम दिया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या न्यूरोमोटर जंक्शन। तो इस तरह से जो नर्व है वो आकर मसल की नर्व की मेम्ब्रेन मसल की मेम्ब्रेन से चिपक जाती है। अब आपको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस छोटे से एरिया को जूम करता हूँ। ये छोटा सा एरिया हम जूम करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस छोटे से एरिया को जूम करूँ
तो ये फोटो बनता है दोस्तों। ये देखो, इसको मैंने जूम किया तो ये फोटो बना। ये देखिए, ये एक्सॉन है, ठीक है। ये सार्कोलीमा है। तो आप एक्सॉन और सार्कोलीमा, एक्सॉन की मेम्ब्रेन को हम एक्सोलीमा कहते हैं और मसल की मेम्ब्रेन को हम सार्कोलीमा कहते हैं। तो एक्सोलीमा और सार्कोलीमा दोनों आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। और सार्कोलीमा में आपको क्लेफ्ट्स भी दिखाई दे रही हैं, यानी कि छोटी छोटी दरारें, ठीक है, सब न्यूरल क्लेफ्ट्स। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये सब न्यूरल क्लेफ्ट, इस तरह से। तो इम्पल्स जब यहाँ से आती है एक्सॉन से, तो वो यहाँ आके ना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है। ये मैं आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगा। मैं आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगा कि इम्पल्स यहाँ पर आती है और यहाँ आने के बाद वो यहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है। उस न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर इस तरफ होते हैं दोस्तों, इस तरफ। कहाँ? सार्कोलीमा में। और जब वो रिसेप्टर उस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जुड़ते हैं तो उसकी वजह से सार्कोलीमा की जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है वो चेंज होती है। और जब सार्कोलीमा की मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज होती है तो जो एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स इधर नर्व फाइबर में थी वो अब मसल फाइबर में फैल जाती है। तो इस तरह से जो इम्पल्स है वो नर्व से मसल तक पहुंचती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक मसल फाइबर भी मैं बनाता हूँ। तो आपको समझाने के लिए अब मैं यहाँ पर एक मसल फाइबर बना रहा हूँ। ये देखिए, ये एक मसल फाइबर है। ये मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया था, फिर से बना रहा हूँ। इस मसल फाइबर की पे नर्व आके जुड़ रही है। ये देखिए, ये नर्व है। सपोज ये मोटर एंड प्लेट है, ये वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जहाँ पे मसल आकर नर्व फाइबर से जुड़ रही है। फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये मोटर नर्व है जो यहाँ पर आकर जुड़ रही है, किससे? मसल फाइबर से। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ठीक है। नर्व जो है वो मोटर नर्व आकर मसल फाइबर से जुड़ गई है। दिस एरिया इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। एक बात मैं आपको बताऊंगा अभी, ये जो सार्कोलीमा आपको दिख रही है, सार्कोलीमा मतलब मसल फाइबर की मेम्ब्रेन, ये सार्कोलीमा है। और आपको तो पता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसमें, एक दो नहीं, बहुत सारे। स्केलेटल मसल पढ़ रहे हैं ना अपन। खैर, हमें इन न्यूक्लियस से कोई खास मतलब नहीं है यार, तो इनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। खास बात पता है क्या होती है कि मसल फाइबर की मेम्ब्रेन यानी सार्कोलीमा जो होती है ना, वो थोड़ा इन्वेजिनेट करती है। किसमें? सार्कोप्लाज्म के अंदर। और ये जो इन्वेजिनेशन आपको दिख रहा है ना इस तरह से, इन्हें हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं। तो मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रही है। देखिए, दोनों तरफ करती है। मैं समझाने के लिए एक तरफ ही बना रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इधर नहीं बनाता हूँ, आप समझ जाना, करती तो इधर भी है। तो ये जो इन्वेजिनेशन होते हैं सार्कोलीमा के, सार्कोप्लाज्म के अंदर, इन इन्वेजिनेशंस का नाम होता है टी ट्यूब्यूल। और ये भी आपको पता है कि यहाँ सार्कोप्लाज्म में बाकी सेल ऑर्गेनेलीज के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिन्हें नाम दिया गया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम होता है एसआर, यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, ये अपने अंदर खूब सारे कैल्शियम आयंस स्टोर करते हैं। तो याद रखिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम आयंस, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है। सपोज बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सार्कोलीमा। तो एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह लो या एक पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस सार्कोलीमा के। बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है, सपोज अंदर जो है वो नेगेटिव ज़्यादा है ना। तो ये मसल फाइबर की मेम्ब्रेन इस वक्त पोलराइज्ड स्टेट में है। दूसरी बात, सार्कोप्लाज्म के अंदर यहाँ बहुत सारे मायोफिब्रिल्स हैं, बहुत सारे मायोफिब्रिल्स हैं यहाँ। ऐसे होते हैं ना मायोफिब्रिल्स, भरे हुए हैं खूब सारे, ऐसे याद करो। मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर क्या भरे हुए होते हैं? मायोफिब्रिल्स। तो ये तो हो गया हमारा मसल फाइबर, इसके अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल हैं।
पर मैं काम करता हूँ, इतने सारे मायोफिब्रिल अगर मैं बनाऊंगा ना तो मैं अपनी बात ही नहीं समझा पाऊंगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं एक मायोफिब्रिल यहाँ पर बना देता हूँ, सिर्फ एक। आप समझ जाना, वो मायोफिब्रिल अकेला नहीं है, वैसे बहुत सारे हैं, पर समझाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक मायोफिब्रिल बना रहा हूँ। तो ये है एक मायोफिब्रिल। इस मायोफिब्रिल के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सारे सार्कोमियर हैं, एक सार्कोमियर, दूसरा सार्कोमियर, है ना। ऐसे ये जेड लाइन आपको याद होगा, ऐसे एक जेड लाइन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और उसके अंदर फिर मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स, है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक ही जेड लाइन बनाऊंगा। हम ये सपोज मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक ही सार्कोमियर है, और हम इसी सार्कोमियर के अंदर चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, इस सार्कोमियर के अंदर दो तरह के मायोफिलामेंट्स हैं। कौन कौन से दो तरह के मायोफिलामेंट्स हैं? मायोसिन और एक्टिन। और आपको पता है कि एक्टिन एक्चुअली इस तरीके से है, और उनके बीच में मायोसिन इस तरीके से है। ये बात पता है आपको। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसका भी मैं बस इतना सा हिस्सा जूम करूँगा, बस इतना सा, और इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस मायोफिब्रिल के अंदर वैसे तो बहुत सारे मायोसिन और बहुत सारे एक्टिन हैं, लेकिन हम चीज़ों को सिंपल रखते हुए एक ही एक्टिन का फिलामेंट यहाँ पर बना लेते हैं। सपोज ये वो एक ही एक्टिन का फिलामेंट है, और उस एक्टिन के फिलामेंट में भी दो फिलामेंटस एक्टिन होते हैं, दो ट्रोपोमायोसिन होते हैं, और उन पर बहुत सारे ट्रोपोनिन होते हैं, और नीचे मायोसिन भी दो दो होते हैं, पता है कि नहीं। लेकिन हम चीज़ों को और भी सिंपल कर देते हैं, हम मायोसिन दो की जगह एक ही लेंगे, दो मीरोमायोसिनों की जगह एक मीरोमायोसिन ही हम यहाँ पे लेंगे। ये देखिए, ये हमने एक मीरोमायोसिन यहाँ लिया, ये उसकी टेल है, ये उसकी शॉर्ट आर्म, और ये उसका हेड। बस इतनी सी चीज़ लेंगे हम। और ऊपर भाइयों बहनों एक्टिन के बहुत सारे फिलामेंट्स हैं, मतलब उसमें हर एक एक्टिन फिलामेंट में दो फिलामेंटस एक्टिन होते हैं, लेकिन चीज़ों को सरल और सिंपल रखने के लिए हम एक ही फिलामेंटस एक्टिन यहाँ पर बनाएंगे, और वो भी ऐसा सीधा सीधा। हालांकि आपको पता है कि फिलामेंटस एक्टिन एक नहीं दो होते हैं, पर समझाने के लिए हम यहाँ पर एक ही फिलामेंटस एक्टिन बना रहे हैं। और इस एक और दो फिलामेंटस एक्टिन पे दो ट्रोपोमायोसिन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे समझाने के लिए एक ही ट्रोपोमायोसिन बनाएंगे। खास बात क्या होगी कि ये जो आपको पता है, ये जो मायोसिन का हेड है, इस पे दो चीजें हैं। एक तो यहाँ पे एटीपी चिपका हुआ है, और इस तरफ यहाँ पर इसमें एक साइट है, इसको कहते हैं एबीएस, यानी एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन। और ऊपर मायोसिन पे एक साइट है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक्टिन पे भी एक साइट है। ये देखिए कितनी सारी है। ये पता है क्या है? ये एमबीएस है, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, और नीचे एक्टिन बाइंडिंग साइट है किसकी? ऑफ मायोसिन। लेकिन अच्छा, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये और ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है एक्टिन की, उसको किसी ने छुपा रखा है। किसने छुपा रखा है? ये देखिए, क्या आप इसे पहचानते हैं? ये पता है क्या है? ये है ट्रोपोमायोसिन। तो एक तो इस ट्रोपोमायोसिन ने छुपा रखा है, किसको छुपा रखा है? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को, छुप गई है ये इसके पीछे। और दूसरा, ट्रोपोमायोसिन पे थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ फूल हुआ करते थे, याद कीजिए, एक था टी कैल्शियम बाइंडिंग, एक ये और एक ये। तो ये जो फूल थे, एक से तो कैल्शियम जुड़ेगा टीसी से, एक के थ्रू ट्रोपोमायोसिन से ट्रोपोनिन जुड़ा हुआ है टीटी। ये तीसरा वाला देखिए टीआई, ये तीसरा वाला है ना टीआई, ये भी छुपा रहा है किसको? उसको, एमबीएस को। तो एमबीएस को दो लोग छुपा लेते हैं। कौन से दो लोग छुपाते हैं एमबीएस को? मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो टीआई, ये टीटी है, ये टी सी है, कैल्शियम जुड़ेगा इससे, और ये टी आई। तो ये जो टी आई होते हैं ये भी छुपाते हैं। टी आई, तो बेसिकली जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है एमबीएस ऑफ एक्टिन इज कवर्ड बाय ट्रोपोमायोसिन एंड टी आई ऑफ ट्रोपोनिन। ये दोनों मिलकर कवर करते हैं किसको? मायोसिन बाइंडिंग साइट को, एक्टिन की। तो वो फिर मायोसिन की एक्टिन बाइंडिंग साइट को दिखाई नहीं देती। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई?
अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद क्या होता है वो समझाने के लिए मैं इतने से एरिया को जूम करूंगा। तो अगले फोटोग्राफ में मैं बस इतने से एरिया को जूम करके आपको दिखाऊंगा। याद रहे यहाँ पर एक मायोसिन और है और यहाँ पर एक एक्टिन और है, पर मैं सिंप्लीफाई करके पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। तो चलो इतने से एरिया को जूम करते हैं। तो वो मैं यहाँ पर बनाता हूँ। सपोज ये है वो मायोसिन के टेल, ये है मायोसिन का नेक, शॉर्ट नेक जो है, और ये है हेड। हेड पर इधर क्या चिपका हुआ है, एटीपी, और हेड पर इधर ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। किसकी, सॉरी एक्टिन बाइंडिंग साइट है। किसकी, मायोसिन की। ऊपर देखो दोस्तों, ये हमारा एक्टिन का फिलामेंट है, सपोज ऐसे, या सीधा सीधा बना देता हूं, ये है एक्टिन का फिलामेंट। याद रखने वाली बात यह है कि जो एम लाइन है वो इधर है और जो जेड लाइन है वो इधर है, ठीक है। तो एम लाइन इधर है और जेड लाइन इधर है, यानी हम सार्कोमियर का एक हिस्सा देख रहे हैं। समझ में आया कौन सा हिस्सा देख रहे हैं, बताता हूं। सपोज हम सिर्फ इतना सा हिस्सा देख रहे हैं, इतना सा, समझ में आई बात, ये इतना सा हिस्सा देख रहे हैं बस हम। तो एम लाइन और ये जेड लाइन है ना, ठीक है, ये एम लाइन है और इधर ये जेड लाइन है। अभी क्या होता है, यहां पर कुछ चीजें हैं, इनको आप पहचानते हैं, ये है एमबीएस, और आप ये भी पहचानते हैं कि ये जो एमबीएस है ये कवर्ड है ऐसे। किससे कवर्ड है, ट्रोपोमायोसिन से। और इनके अलावा एक और चीज है यहाँ, ट्रोपोनिन, इसका एक सेकेंड ना, और ये तो मायोसिन है। एक और चीज है यहाँ पे, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन पता है कैसा है, ट्रोपोनिन इस तरीके का है, तो ये जो टी आई है इसने साथ में मिलकर इसको कवर किया हुआ है, टी आई ने भी एमबीएस को कवर किया हुआ है ऐसे यहाँ। बाकी ये टी सी है, कैसे कैल्शियम जुड़ेगा, और ये तो टी टी है। यहां तक बात समझ में आई आपको, ठीक है। अभी होता क्या है कि जब इम्पल्स यहाँ पे ट्रेवल करती है, देखिए नर्व में, और नर्व फाइबर से ट्रेवल करती हुई ये इम्पल्स यहाँ आती है मसल फाइबर पे। तो जब नर्व फाइबर से ट्रेवल करती हुई ये इम्पल्स मसल फाइबर पे आती है यहाँ, तो इसके बाद ये मसल फाइबर डिपोलराइज हो जाता है, और ये डिपोलराइजेशन की इम्पल्स अंदर घुसती है टीटीब्यूल से। अंदर कहाँ तक पहुँचती है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। और एक बार ये अंदर घुसती है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुँचती है, तो इसकी वजह से इम्पल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी स्टिमुलेट करती है। और जब ये इम्पल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करती है, तो इसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकलते हैं, कैल्शियम आयंस। और ये कैल्शियम आयंस कहाँ आ जाते हैं, यहाँ मतलब सार्कोप्लाज्म में। तो अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस को सार्कोप्लाज्म में रिलीज कर देता है। टीटीब्यूल इम्पल्स अंदर लेके आते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहां से कैल्शियम वहां तो यहाँ तक लाते हैं, यहाँ से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इम्पल्स आती है और वो फिर कैल्शियम को रिलीज कर देते हैं। अब ये जो कैल्शियम आयंस हैं ये जाकर किससे बाइंड करते हैं, देखिए
ये कैल्शियम आयंस जाकर बाइंड करते हैं टी कैल्शियम से, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम आयंस यहाँ निकल रहे हैं, देखिए ये कैल्शियम आयन आके टीसी से बाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई आपको? तो यही मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये कैल्शियम आयंस जो आए हैं ना, यहाँ देखिए एसआर यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज कर रहा है, कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस किसके साथ बाइंड कर रहे हैं, टीसी के साथ। जैसे ही कैल्शियम आयन टीसी के साथ बाइंड करते हैं, इस फूल के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आता है। ये जो फूल है यहाँ पर, 3 पंखड़ियों वाला फूल, ट्रोपोनिन का फूल, इसमें एक स्ट्रक्चरल चेंज आता है। क्या स्ट्रक्चरल चेंज आता है पता है? इसमें ये घूमता है ऐसे, इसमें इस तरह का चेंज आता है, और इसमें जो स्ट्रक्चरल चेंज आता है इस तरह से, उसकी वजह से टी आई, ये देखिए जो टी आई था, ये टी आई और ट्रोपोनिन से चिपका हुआ ट्रोपोमायोसिन दोनों खिसक जाते हैं। मतलब जैसे सपोज ये मायोसिन बाइंडिंग साइट छुपी हुई है, तो जब फूल में स्ट्रक्चर चेंज आता है तो वो ऐसे करके खिसका देता है, किसको, नकाब हट जाता है। जैसे ही रुख से नकाब हटता है यूं, तो क्या दिखने लगता है अंदर से, एमबीएस। तो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ देखिए, जैसे ही कैल्शियम आयंस यहाँ पर टीसी से जुड़ते हैं ट्रोपोनिन के, तो फूल का स्ट्रक्चर बदलता है। जो ये फूल का स्ट्रक्चर जो चेंज होता है, तो वैसे ही क्या होता है कि ये भी हटता है, मतलब ये टी आई भी खिसकता है, और अपने साथ इस नकाब को भी, इस पर्दे, ये जो रिबन था, ये ट्रोपोमासिन, इसको भी खिसका देता है। तो जब ये दोनों चीजें खिसक जाती हैं, तो ठीक है, जब ये दोनों चीजें खिसक जाती हैं, तो ये एक्सपोज हो जाता है। कौन कौन दिखने लगता है, दीदार हो जाता है किसका, एमबीएस का। और जैसे ही एमबीएस का दीदार होता है, तो ये जो मायोसिन था, अब ये उस एमबीएस की तरफ मूव करने लगता है। ये इसकी तरफ लपकेगा या मूव करेगा, और जब ये इसकी तरफ मूव करेगा, तो इसको चाहिए एनर्जी। भाई इस मायोसिन को एनर्जी चाहिए ना यहाँ पर आके जुड़ने के लिए, है ना। तो कैसे जुड़ेगा मैं बताता हूँ। तो अपने काम करते हैं, जस्ट मैं यही डायग्राम में बताऊंगा, पर मैं इसका एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया, वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। गिव मी अ सेकंड। यहाँ ध्यान दो। तो क्या होता है देखिए, ये लो, वापस हम यहीं पे आ गए। अब देखो, ये वाला फोटो देखा आपने, ये वाला डायग्राम तो आपने देखा। अब देखिए होता क्या है इसके बाद, देखिए क्या होता है ना। अब जो चेंज आएगा वो मैं इधर दिखाऊंगा आपको। तो जैसे ही ये एबीएस ये हट जाता है पर्दा इसके ऊपर से, है ना, तो पर्दा हटता है तो क्या होता है, वो यहाँ दिखाऊं आपको, थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ। ये पर्दा यहाँ से हट गया है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये खिसक चुका है अपनी जगह से, ऐसा मान लेते हैं कि ये यहाँ से खिसक गया है, सपोज, एक सेकंड। ये इधर आ गया खिसक के यहाँ। तो ये आप देखो, एमबीएस सारे एक्सपोज हो गए हैं। तो एमबीएस जैसे ही एक्सपोज हो गया, देखो पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे छुपा हुआ था एमबीएस, यहाँ पर ये एक्सपोज हो गया है। आप बस समझ लो, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब जब ये एमबीएस एक्सपोज हो जाता है और दिखाई देने लगता है मायोसिन को, तो ये इससे जुड़ना चाहेगा। अब इसको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये मायोसिन का हेड जो एक एटीपी एज एंजाइम भी है, याद है ना आपको कि मायोसिन का हेड दरअसल एक एटीपी एज एंजाइम भी है। अब ये क्या करता है, ये अपने एटीपी को तोड़ देता है। किसमें तोड़ता है, एडीपी और फॉस्फेट में। ये एडीपी और फॉस्फेट में अपने को तोड़ देता है, और अब ये मायोसिन का हेड आगे की तरफ लपकता है और यहाँ पहुंचता है, ठीक है। तो अब मायोसिन का हेड ऊपर की तरफ लपकता है, आगे बढ़ता है। जो हेड की नेक है वो लंबी सी होती है, वो ऐसे यूँ आगे आती है। देखो मायोसिन आगे आ रहा है,
और आगे की तरफ आके इसका जो हेड है, हेड भी ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है यहाँ, और यहाँ पे आकर मायोसिन का हेड किससे बाइंड कर रहा है, यहाँ। तो ये देखिए एमबीएस और एबीएस जुड़ गए, एमबीएस और एबीएस जो है वो जुड़ गए हैं। इनके जुड़े हुए स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं पता है, क्रॉस ब्रिज। तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, एमबीएस और एबीएस, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्रॉस ब्रिज। मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दूं कि अकेला क्रॉस ब्रिज नहीं है जो बन रहा है, आपको पता होना चाहिए यहाँ एक हेड और है और वो यहाँ जुड़ रहा है, और पीछे यहाँ पर कुछ और है जो यहाँ जुड़ रहे हैं। एक ही थोड़ी बन रहा है, ऐसे बहुत सारे बन रहे हैं ना। देखो मैं तो समझाने के लिए एक बता रहा हूँ सिर्फ, तो चलो एक पे देखते हैं क्या होता है। ऐसा सब में हो रहा है ना। तो ये जब क्रॉस ब्रिज बन जाता है ना, तो अब ये अपने एडीपी और फॉस्फेट को छोड़ देता है। एडीपी और फॉस्फेट अब अलग हो जाता है। जैसे ही एडीपी और फॉस्फेट अलग हो जाता है, इस एंगल को देखिए आप। अब ना ये जो क्रॉस ब्रिज था, जैसे ही ऊपर मायोसिन का हेड है, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है नीचे, ये ऊपर एक्टिन है, ये इससे ऐसे जाके जुड़ गया ना एक्टिन से यूं। अब पता क्या होता है, इस एंगल को देखिए आप, इस एंगल को। जैसे ही एडीपी और फॉस्फेट छूटते हैं, इस एंगल में एक चेंज आता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल चेंज है। ये देखिए मायोसिन का हेड अंदर की तरफ ऐसे मूव करता है, इसे कहते हैं पावर स्ट्रोक। तो होता यह है दोस्तों कि ये जो मायोसिन का हेड था वो ऐसे हो जाता है यहाँ, जिसकी वजह से ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल डिक्रीज हो जाता है। पहले ये एंगल ज्यादा था, देखिए अब ये एंगल कम हो गया है, इतना सही रह गया है। तो ये जब ऐसे अंदर की तरफ आता है ना हेड, यानी हेड किस तरफ मूव हुआ है, इस तरफ। तो जब ये हेड ऐसे अंदर की तरफ मूव करता है यूं, तो ये अपने साथ इस पूरे एक्टिन के फिलामेंट को इधर खिसकाता है। पूरा का पूरा ये जो एक्टिन का फिलामेंट है ना, ये अंदर की तरफ खिसकता है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये एक्टिन का फिलामेंट जो है, ये ऐसे अंदर की तरफ खिसकता है। कहाँ पे खिसकता है बताओ, टुवर्ड्स द एम लाइन। अच्छा यही सेम काम यहाँ वाले ने भी किया था। यहाँ वाला जो मायोसिन का हेड था वो भी यहाँ पहुँच गया है, तो इसका भी तो एंगल डिक्रीज हुआ है। पहले ये था, पुराना एंगल ये था, देखिए नया एंगल बस ये रह गया है। यहाँ पे भी देखिए एंगल डिक्रीज हो गया है ना। तो ये वाला इसको, ये इसकी पोजीशन है ना। तो आप देख सकते हैं ये भी तो इधर जा रहा है। तो ये सब के सब ना एक्टिन को अंदर खींच रहे हैं। ये बात समझ में आई बात। ये जैसे इस पे एडीपी और फॉस्फेट छूटा भी दिखाऊंगा, तो इसने मायोसिन को अंदर खींचा, ठीक है। और अब ये पावर स्ट्रोक कहलाता है। तो इसकी वजह से ये यहाँ आ चुका है, ये यहाँ आ चुका है। अब इसको कहते हैं भाई क्रॉस ब्रिज छोड़ दे, तो ये छोड़ता ही नहीं है क्रॉस ब्रिज। ये जो क्रॉस ब्रिज था ये यहाँ पहुंच चुका है, देखिए ये छोड़ता ही नहीं है। तो छोड़ दे क्रॉस ब्रिज कि नहीं छोड़ूंगा, फिरौती दो मुझे, मैंने किडनैप कर लिया है क्रॉस ब्रिज को। जैसे बंदर नहीं होते, बंदर आपके घर के कपड़े उठा ले जाते हैं और कपड़ा ऐसे दांत से पकड़ लेते हैं, आप कहते हैं छोड़, तो छोड़ता ही नहीं है कपड़े को, बोलता है तभी छोड़ूंगा जब रोटी देगा। तो वैसे ही क्या होता है, इन्होंने ना ये पकड़ लिए है यहाँ, इसने इसको पकड़ के यहाँ ले आया। ये देखो ये क्रॉस ब्रिज भी यहाँ आ गया है, ये वाला क्रॉस ब्रिज यहाँ पहुंच गया है। अभी कह रहा है छोड़, तो बोलता है ये इसमें मेरा खर्चा हुआ है, मैं ऊपर आया था और मेरी एनर्जी खर्च हुई, मेरा एटीपी खत्म हुआ, फिर मैं इसको यहाँ लाया हूँ। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं एक्टिन को छोड़ दूँ, एबीएस जो है एमबीएस को छोड़ दे, तो कहता पैसा फिरौती दो। बोला फिरौती में क्या चाहिए, कि नया एटीपी दो मुझे एक। तो इसको एक नया एटीपी दिया जाता है, पैसा। जब इसको नया एटीपी दिया जाता है दोस्तों, तो ये इसको छोड़ देता है। इसको भी एक नया एटीपी दे दिया अपन ने यहाँ। जैसे ही हम इसको एक नया एटीपी देते हैं, ये इसको छोड़ देता है। अब जैसे ही इसको छोड़ता है, सपोज ये वाला था, ये इसको इधर ले आया था, ये इसको इधर ले आया था, है ना। अब जैसे ही इसने इसको छोड़ा, ये इसको यहाँ से यहाँ लाया था ना, ठीक है। तो ये कहता है कि अब अगर तुम चाहते हो कि मैं एक्टिन को छोड़ दूँ तो मुझे रिश्वत दो। जैसे इसको नहीं रिश्वत दी, तो पता है क्या हुआ, इसने इसको छोड़ दिया, ये वापस नीचे चला गया, वापस यहाँ आ गया। ये जो था ये वापस यहाँ आ गया। इस वाले ने इसको छोड़ दिया, इसने देखो पीछे आगे वाले ने क्या किया, इसने रिश्वत लेके इसको छोड़ा था ना नया एटीपी मिलने पे, ये भी वापस नीचे आ गया। ये कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। लेकिन अब ध्यान देना, सपोज ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, या ये ए था और ये बी था। ऐसे इधर सी भी है एक आगे, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे ही ए ने, ये ए था ना, ए ने साइट ए को छोड़ा, एमबीएस को, है ना। तो बी वाला जब नीचे आया ना इधर यहाँ,
तो बी वाले की नज़र इस पर पड़ी, किस पर, ए पर, साइट ए पर, जो अभी अभी फिरौती देके छूटी है। अब इसने इसको पकड़ लिया, इसने इधर एक और साइट थी आगे, उसको पकड़ लिया। तो हो क्या रहा है, पूरी गैंग है इनकी। जैसे ना, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि एक चौराहे पे आप बिना हेलमेट के गए, आपका क्या हेलमेट हट गया था, अब हर चौराहे पे चालान कटेगा तुम्हारा। ऐसा मत सोचना कि एक चौराहे पे रिश्वत दी तो तुम बच गए। हुआ क्या, कैल्शियम आयंस जब तुम्हारे हेलमेट से बाइंड किए तो हेलमेट हट गया। अब हेलमेट हट गया तो तुम पहले चौराहे पे जब पहुंचे, ये एबीएस की बात कर रहा हूँ मैं, एक्टिंग बाइंडिंग साइड की, तो यहाँ इसका चालान कटा। क्यों कटा पता है, क्योंकि ये इसको यहाँ से यहाँ तक खींच के ले आया एमबीएस, ये मायोसिन। फिर इसने कहा मुझे नया एटीपी दो तो छोड़ेंगे, तो जब इसको छोड़ा ना, तो पीछे वाले ने पकड़ लिया इसको, इस हवलदार ने, यहाँ वाले जो इधर इसका चालान काट चुका था। बोला, इसने बोला, और इसने इसको और अंदर खींच दिया, बोला एक एटीपी और दो। फिर इसने छोड़ा तो इसके अगले वाले ने पकड़ लिया। तो हो क्या रहा है, क्योंकि हेलमेट हट गया है तो अब हर चौराहे पे चालान कटेगा। पहले ये यहाँ पकड़ा गया, इस हवलदार ने पकड़ा, मायोसिन हवलदार है, और एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो खोपड़ी है जो इस पे से हेलमेट हट गया है, तो एक्टिन का चालान मायोसिन के हवलदार हर चौराहे पर काटेंगे। समझ में आ रही है बात। इसने चालान काट के छोड़ा यहाँ, इसने इसको अंदर खींचा और फिर छोड़ा, लेकिन पीछे वाले ने पकड़ लिया, बोला और अंदर आओ। फिर उसने यहाँ लाया, उसने छोड़ा तो यहाँ वाले ने पकड़ लिया। तो एक्टिन जो है ना वो अंदर घुसता चला जा रहा है। कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स द एम लाइन। अब ये जब तक हेलमेट दोबारा नहीं लगेगा ना, चालान कटता ही जाएगा। तो इससे क्या होता है, इसे कहते हैं पावर स्ट्रोक। तो ये आगे वाला छोड़ता है, पीछे वाला पकड़ लेता है, और अंदर से ये छोड़ता है, ये पकड़ लेता है। तो एक्टिन जो है वो अंदर घुसता चला जा रहा है। इस चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। भाई इसका इलाज एक ही है। इलाज पता है क्या है, कि आप ना ये जो कैल्शियम आयन है इनको वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डाल दो। एक बार कैल्शियम आयन टीसी से हट गए ना, तो फूल वापस से अपने पुराने शेप में आएगा। तो फिर से एक बार ट्रोपोमायोसिन और टीआई मिलकर कवर कर देंगे किसको, एबीएस को। अब एबीएस अगर कवर हो जाएगा तो फिर मायोसिन एबीएस को नहीं देख पाएगा और वो उसकी तरफ नहीं जाएगा। समझ में आई बात। तो सारी गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई, जब ये नकाब हटा। तो इस चीज को अपन देखते हैं, हेलमेट हटाते ही हर चौराहे पे चालान कटेगा। इसको हम ना कुछ उससे देखते हैं, एक दो एनिमेशन से। जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये कुछ एनिमेशन से दिखाता हूँ कि होता क्या है यहाँ पर। ये देखिए, ये पहला डायग्राम देखिए यहाँ पे। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्टिन, मायोसिन नीचे है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पर मैं ऐसे बना देता हूँ। ये सपोज मायोसिन है ना, और मायोसिन से यहाँ पे एक तो एटीपी है चिपका हुआ, और ये मायोसिन की एक्टिन बाइंडिंग साइट है। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि टी आई ने और ट्रोपोमायोसिन ने मिलकर कुछ छुपा रखा है। यहाँ ऊपर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब अगले फोटो में देखिए कि जब इंपल्स आती है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज हो रहे हैं। ये कैल्शियम आयन किससे जाके चिपकेंगे, टीसी से। ये एक्टिन के फिलामेंट है। तो जैसे ही कैल्शियम आयंस टीसी से आके चिपकते हैं, ये देखिए कैल्शियम आयंस जो है वो आकर टीसी से बाइंड कर गए हैं। इसकी वजह से टीआई और ट्रोपोमायोसिन, टीआई इनका स्ट्रक्चर चेंज होगा और ये वाला डायग्राम आएगा। ये देखिए खिसक गए, ये यहाँ देखिए, और ये देखिए खिसक गए। और मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन क्या हो गई है, एक्सपोज्ड। तो यहाँ नीचे जो मायोसिन था, अब तक ये मायोसिन कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ देखिए ये वही मायोसिन है। और अब क्योंकि ये साइट एक्सपोज हो गई है तो मायोसिन इसे देख सकता है। ठीक है, तो जैसे ही मायोसिन इसे देखता है ना, ये मायोसिन बाइंडिंग एक्टिन बाइंडिंग साइट है इसकी, ये एमबीएस है, तो ये इसकी तरफ लपकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब ये इसकी तरफ लपकने की कोशिश करेगा तो ये देखिए ये इससे जाकर ऐसे जुड़ेगा। ये अपना एडीपी और फॉस्फेट में एटीपी को तोड़ देगा और ये इसकी तरफ मूव करेगा। जब ये इसकी तरफ मूव करेगा और जाकर इससे जुड़ेगा, ये देखिए जुड़ गया है, और जुड़ने के साथ ही इसने एडीपी और फॉस्फेट को छोड़ दिया है। अब इस एंगल पे नजर रखिए, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन गया है। ठीक है, अब एडीपी और फॉस्फेट छूट गए हैं, तो अब इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा और ये ऐसे जाएगा। देखो अंदर ये एंगल आप देख सकते हैं डिक्रीज हो गया है, और इसकी वजह से ये पूरा का पूरा
एक्टिन भी अंदर की तरफ खिसक रहा है, इधर खिसक गया ना ये। और इसके अंदर खिसकने के साथ अब क्या होगा, अभी इसे छोड़ना नहीं चाहता, इससे कहता छोड़ दे भाई, बोला नहीं मुझे फिरौती की रकम दो, नया एटीपी दो। तो जब हमने इसको एक नया एटीपी दिया, एक न्यू एटीपी, तो इसने फिर एक्टिन को छोड़ा, और छोड़कर दोस्तों ये वापस नीचे गिर गया, ये एंगल फिर से वाइड हो गया, है ना। लेकिन आप ध्यान दीजिए, एमबीएस अभी भी एक्सपोज्ड है और एबीएस यहाँ है। तो अब ये ना पीछे वाले को पकड़ेगा, यहाँ पर इसने अभी अभी इसको छोड़ा है ना जैसे, तो अभी इसको पकड़ेगा। और इधर जो आगे वाला एक और था यहाँ, वो इसको पकड़ रहा है ना। ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी देर पे एक यहाँ भी है। तो हो ये रहा है कि इससे छूटे तो इधर वाले ने पकड़, इससे छूटे तो इधर वाले ने पकड़ लिया, इसने छोड़ा तो इसने पकड़ लिया। तो पूरी गैंग है ये, चालान भरते रहना पड़ेगा और हर चौराहे पर चालान कटने वाला है, क्योंकि एमबीएस एक्सपोज्ड है। तो इस तरह से ये अंदर की तरफ एक्टिन खिंचता चला जाएगा। फिर से देखिए फटाफट, ये देखिए, ये तो अभी रेस्टिंग स्टेट है, अभी तो एमबीएस कवर्ड दिखाई नहीं दे रहे। फिर जैसे कैल्शियम आयंस आए, ठीक है, और आकर ट्रोपोनिन से जुड़े, तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ये देखिए अनकवर हो गया ना, एमबीएस एक्सपोज हो गया। एमबीएस एक्सपोज होते ही मायोसिन का हेड इसकी तरफ लपका, इसके साथ जुड़ा, इस प्रोसेस में एटीपी खर्च हो गया इसका। फिर इसने पावर स्ट्रोक मारा, जब एडीपी और फॉस्फेट छूटे तो इससे एक्टिन अंदर खींचा, फिर इसने बोला नया एटीपी दो तो छोड़ूंगा, फिर ये नीचे गिर गया। समझ में आई बात। तो इस तरह से ये होता है, और ये अंदर खींचता चला जाता है। कौन अंदर खींचता चला जाता है? एक्टिन का फिलामेंट खट 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 इसे अंदर खींचते चले जाते हैं। ये था मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो ऐसे में क्या होता है कि एक्टिन, मायोसिन तो अपनी जगह है, एक्टिन उसके अंदर घुसता चला जाता है। मायोसिन अपनी जगह पे है, एक्टिन जो है वो ऐसे अंदर घुसता चला जा रहा है, घुसता चला जा रहा है, घुसता चला जा रहा है। बात समझ में आ रही है? एक्टिन जो है मायोसिन के ऊपर से स्लाइड करता हुआ अंदर जा रहा है, ठीक है। और जब एक्टिन अंदर जा रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए ये चीज आपको यहाँ इन डायग्राम्स में भी दिखाई दे रही है। ये देखिए पहला डायग्राम ये था, एटीपी जुड़ा हुआ है, इसके बाद ये इसकी तरफ लपका, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बना, ये इसने पावर स्ट्रोक मारा, फिर नया एटीपी दिया तो छोड़ दिया। इसी को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। मायोसिन के जो हेड होते हैं वो एक्टिन से जुड़ जुड़कर उसे अंदर खींचते रहते हैं, ऊपर ही नहीं नीचे भी ऐसा हो रहा है, सब तरफ। तो ऐसी सिचुएशन आती है, देखिए एक्टिन अंदर घुसता चला जाता है, ये देखो ये नॉर्मल है और ये कॉन्ट्रैक्टेड है। तो एक्टिन जो है वो अंदर घुसता चला जा रहा है, ठीक। कब तक अंदर घुसता चला जाएगा? जब तक कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों एम लाइन तक नहीं पहुंच जाते। ये हो गया दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन को ठीक करना है, क्या करना है? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन करना है तो हमको पता है इनको छुपाना पड़ेगा। किनको छुपाना पड़ेगा? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को। ये अगर नहीं छुपेंगी ना तो फिर इसकी तो, ये जो मायोसिन का हेड होता है ना, ये तो हमेशा इनकी तरफ लपकता रहेगा। दरअसल क्या है, अगर ये छुपी रहती मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन की, तो मायोसिन की नीयत खराब नहीं होती और वो एक्टिन की तरफ नहीं बढ़ता। तो इनको वापस छुपा दें, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो कैल्शियम आयन है ना यहाँ, इसको वापस पंप कर देते हैं किसके अंदर? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इस प्रोसेस में भी एनर्जी लगती है, और एक बार हमने कैल्शियम आयन यहाँ से हटा दिया ना, तो दोस्तों ये फूल वापस अपने पुराने शेप में आ जाएगा। और इसका पुराना शेप पता है क्या था? ये देखिए, ये ऐसा था ना, कैल्शियम जुड़ा हुआ था इससे, जैसे ही हमने इसको वापस किया, कैल्शियम हटाया, तो ये वापस कवर हो गया। तो एक्टिन की एमबीएस कवर्ड हो गई है फिर से। तो जब ये कवर्ड हो गई है तो अब देखने को कुछ है ही नहीं मायोसिन के हेड को। अब मायोसिन के हेड को अगर कुछ दिख ही नहीं रहा, इसकी नज़र में कुछ आ ही नहीं रहा, तो ये वापस नीचे गिर जाएगा, शांत हो जाएगा। समझ में आई बात? तो सारी गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? ये कैल्शियम आयंस ने आके बरगला दिया ट्रोपोनिन को, और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ने ये जो नकाब या हिजाब था ये खिसका दिया। अब ना ये खिसकता अगर ये अदब कायदे में रहती। आप कुछ सोचिए, अगर ये नकाब रहता, एक अदब कायदा रहता, तो क्यों फिर मायोसिन की नीयत खराब होती और ये एक्टिन की तरफ लपकता? ये फिनोमेना ही नहीं होता। और इसको अगर ठीक करना है तो वापस उस नकाब को गिराना ही पड़ेगा आपको। मतलब आप मुझे तालिबान ना समझें, मैं सिर्फ आपको एनालॉजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई गलत वे में ना ले जाए इसको, सिर्फ एनालॉजी के लिए ध्यान से सुने कि देखिए ये एक्सपोज हुआ ना ये साइट, अगर ये साइट एक्सपोज ही नहीं होती तो मायोसिन एक्टिन की तरफ बढ़ता ही क्यों, है ना। और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म शुरू ही क्यों होता?
लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जब ये नकाब हटा, है ना, मतलब जब ये कैल्शियम आयंस, ये अमेरिका ने भेजे हैं शायद, तो जब ये कैल्शियम आयंस आए और यहाँ पर इनकी वजह से ये मायोसिन का स्ट्रक्चर, ये सॉरी ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन खिसक गए। किसके ऊपर से खिसक गए? जिसको इसने कवर कर रखा था, किसको? एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को। और मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हुई। जब मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हुई तो मायोसिन ने देखा मायोसिन बाइंडिंग साइट को और इसने अपना एटीपी तोड़ दिया और आकर यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, अब ये जब यहाँ आके जुड़ गया तो इस प्रोसेस में इसका एटीपी खर्च हो गया और फिर इसने इसको अंदर खींचा, तो इसको अंदर खींचा तो और ये एक्टिन अंदर मूव हो गया। और इससे कहा अरे भाई छोड़ो इसको, बोला ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, पैसा दो, एलिमोनी चाहिए एलिमोनी। और पैसे में क्या लोगे कि एक और एटीपी दो, मेरा पुराना एटीपी खर्च हो गया। तो इसको जब नया एटीपी दिया अपन ने तो इसने इसको छोड़ा। ये तो आपने देखा कि नया एटीपी मिलने के बाद ही, देखो ये अंदर खींचा ना इसको, ये अंदर खींचा, अंदर खींचने का नया एटीपी दिया तो इसने छोड़ा। लेकिन जो नया एटीपी मिल गया है ना, ये इसको आगे इन्वेस्टमेंट करेगा, इसने धंधा बना रखा है बिजनेस। इस एटीपी को ये कहाँ खर्च करेगा बताइए? अगले एमबीएस को पकड़, अगले एबीएस को पकड़ने के लिए। ये तो पूरा यहाँ पे इन्होंने पूरा एक के बाद एक के बाद एक कर रखा है यहाँ पे, है ना। तो अब ये इसको पकड़ेगा, फिर इससे इसको अंदर खींचेगा, फिर इससे भी फिरौती मांगेगा, पैसा दो। जब ये एटीपी दे देगा इसको तो उस एटीपी को खर्च करके अगले वाले को पकड़ लेगा। समझ में आ रही बात? क्या हो रहा है कि ये जो एटीपी हम देते हैं ना भाई मसल को छोड़ने के लिए, उसको वो एज एन इन्वेस्टमेंट यूज करता है, उसको इन्वेस्ट कर देता है अगले वाले एबीएस को पकड़ने के लिए। तो ऐसा ही जैसे फिरौती की रकम जो मिली है, उस रकम में से आप नए किडनैपिंग के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदो ताकि किसी और को किडनैप किया जा सके, फिर उसके बाद उससे रैंसम लिया जाए, फिर उसके अगले वाले को। तो इस तरह से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं पूरा। इस बिजनेस को खत्म करने का तरीका पूरा रैकेट है एक, यही है। क्या? वापस कवर कर दो। जब आप वापस कवर कर दोगे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को तो ये सब नीचे गिर जाएंगे और खट 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 पीछे चले जाएंगे ये सारे। और इलास्टिसिटी है ना, आपको तो पता है कि दोनों जेड लाइन एक दूसरे करीब आ गई है, पर मसल में इलास्टिसिटी है, तो वो अपना वापस अपना पुराना शेप रिटेन करने के लिए वापस एक्टिन जो है वो पीछे खिसक जाएंगे मायोसिन से। बात समझ में आई नहीं आई? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कैल्शियम आयंस की वजह से ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर चेंज होता है। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन मिलके हट जाते हैं, कवर हट गया, तो फिर मायोसिन एक्टिन की तरफ लपका और वहां पर जुड़ गया जाके, और उसके बाद उसने एक्टिन को अंदर की तरफ खींचा। जब उससे कहा छोड़ो इसको तो बोला एटीपी दो, एटीपी देने पर छोड़ा उसने, लेकिन पीछे वाले को पकड़ लिया। ये देखो फटाफट देखो एनिमेशन, ये देखो ये फर्स्ट स्टेज है। अभी देखो कैल्शियम आयन आए, ये जुड़े, ये एक्सपोज हुआ एमबीएस, ये मायोसिन का हेड लपका एमबीएस की तरफ, ये जुड़ा इससे और ये अंदर खींचा इसने एक्टिन को, फिर इसने फिरौती ली और फिरौती लेके छोड़ दिया, फिर अगले वाले की तरफ बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से ये एक्टिन को ये अंदर खींचते चले जाते हैं। और आप देखिए ये जो एक्टिन के फिलामेंट्स हैं ये अंदर आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? एम लाइन की तरफ। मायोसिन तो अपनी जगह पे है, एक्टिन अंदर घुस रहे हैं। ये देखो आपको इन दोनों डायग्राम्स में दिख रहा है ना क्या हो रहा है। चलो फिर इस चीज को एक और एनिमेशन से हम देख लेते हैं, एक और एनिमेशन लेते हैं यहाँ जिससे हम इस चीज को देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे, फिर से देखिए वही डायग्राम है। ये एक रिलैक्स मसल है, अब देखिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है और देखिए और कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, ये देखिए चलिए, तो अब इन डायग्राम्स को हम दोबारा देखते हैं। यहाँ देखो, देखो कॉन्ट्रैक्शन देखना, अब रिलैक्सेशन, अब रिलैक्सेशन है। तो अब अपन एक काम करते हैं, एक एक चीज करके देखते हैं अपन इसमें। सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन ना जेड एक सार्कोमियर को देखते हैं। एक सार्कोमियर, आप कुछ मत देखो, आप एक सार्कोमियर का डिस्टेंस देखना, आपको कुछ नहीं देखना, एक ही चीज पे फोकस करना है, सार्कोमियर। सार्कोमियर मतलब समझे आप? डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस, ये दो जेड लाइंस के बीच का डिस्टेंस, ये दिख रहा है आपको? सिर्फ इस पे फोकस करो। तो अगर आप इस डिस्टेंस पे फोकस करते हो सार्कोमियर वाले, तो देखना ये कैसे चेंज हो रहा है। ये देखिए सार्कोमियर, दो सार्कोमियर मतलब
सार्कोमियर की लेंथ जो है ना वो डिक्रीज हो रही है, हुई कि नहीं हुई बताओ? ये सार्कोमियर की लेंथ जो है ये पहले से डिक्रीज हो गई है, अब ये इंक्रीज हो रही है, तो रिलैक्सेशन के समय तो सार्कोमियर देख लिया। अब हम सार्कोमियर देख चुके, सार्कोमियर की लेंथ जो है ना वो डिक्रीज होती है। अब कुछ नहीं देखना इस बार अपने को ना, आई बैंड देखना है बस, आई बैंड, कुछ नहीं देखना, बस आई बैंड देखो आप। इस आई बैंड को देखें और कुछ ना देखें, ठीक? ये देखो आई बैंड, आई बैंड, आई बैंड, आई बैंड, आई बैंड कम हो गया। और देखो रिलैक्स कर रहे हैं मसल को, तो जो आई बैंड होता है वो डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है आपको? तो क्या क्या चीजें हो रही हैं इनको हम ना यहां लिख लेते हैं। पहला, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले हमने क्या देखा? लेंथ ऑफ सार्कोमियर। लेंथ ऑफ सार्कोमियर मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस, ये डिक्रीज हो रहा है ना? दूसरी चीज, आई बैंड, अभी मैंने आपको आई बैंड दिखाया था, आई बैंड का क्या होता है बोलो? डिक्रीज होता है। अब तीसरी चीज देखना, ए बैंड, ए बैंड भी देख लो यहाँ, देखो ए बैंड दिखाता हूँ। अब अपन कुछ नहीं देखेंगे, इस बार अपन सिर्फ ए बैंड देखेंगे। ए बैंड मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है? तो अगर हम सिर्फ ए बैंड वाले हिस्से को देखें, इस वाले हिस्से को या इस वाले हिस्से को, यानी इस एरिया को, तो आप देखिए इसमें क्या चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा। अब रिलैक्स करता हूं, तो ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट। और अब चौथी चीज है एच जोन। अब की बार हम एच जोन देखेंगे। एच जोन मतलब ये वाला, सिर्फ इसको देखो और कुछ मत देखो। फुली कॉन्ट्रैक्टेड मसल में क्या होता है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, गायब हो गया। तो एच जोन देखिए गायब हो गया। अब रिलैक्स कर रहे हैं मसल को, इंक्रीज हो गया, और ये देखो ये डिक्रीज हो गया, गायब। अब एच जोन वापस अपीयर हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन के समय एच जोन डिसअपियर हो जाता है, रिलैक्सेशन के समय एच जोन रीअपियर हो जाता है। तो फुली कॉन्ट्रैक्टेड मसल में एच जोन डिसअपियर्स। ये चार बातें आपको समझ में आई, ये नीट में क्वेश्चन आएगा। लेंथ ऑफ सार्कोमियर का क्या होता है? डिक्रीज होती है। आई बैंड डिक्रीज होता है, ए बैंड कांस्टेंट रहता है, और एच जोन डिसअपियर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो एच जोन जो है वो डिसअपियर हो जाता है। यही सारी चीजें यहाँ दी हुई हैं। ये देखो यहाँ पर, ये एक रिलैक्स्ड मसल है, ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग मसल है, और ये यहाँ पे मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड यानी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड है। अब रिलैक्स मसल में आप देखो एच जोन कितना बड़ा है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एच जोन छोटा हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद एच जोन गायब हो गया। यहाँ पे भी देखो रिलैक्स मसल में एच जोन काफी बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट होते समय एच जोन छोटा हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में एच जोन गायब हो गया, है ना? जेड लाइंस के बीच का डिस्टेंस देखिए, यहाँ कम हो गया है, यहाँ और कम हो गया है। अब ए बैंड देखिए, ए बैंड तो उतने का उतना ही है, ए बैंड में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ ए बैंड इतना था, यहाँ भी इतना ही है, और यहाँ भी इतना ही है। लेकिन आई बैंड को देखो आप, आई बैंड डिक्रीज हो जाता है, डिसअपियर तो नहीं होता पूरी तरह से, पर यहाँ पे बहुत ही मिनिमम हो गया है, ना के बराबर। ठीक है, तो आपने देखा असल में आई बैंड गायब होता है, मतलब एच जोन गायब हो जाता है और आई बैंड डिक्रीज हो जाता है। इसलिए दो सार्कोमियर के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, और जब दो सार्कोमियर्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, ऐसा सभी सार्कोमियर्स में होता है, तो मायोफिब्रिल की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। अब अगर सभी मायोफिब्रिल्स की लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो जो मसल फाइबर है उसकी लेंथ भी डिक्रीज होगी, और अगर सभी मसल फाइबर्स की लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो जो मसल है उसकी लेंथ भी डिक्रीज होगी, और मसल की लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो इसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो दरअसल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मसल के सार्कोमियर्स में होता है, मायोफिब्रिल के सार्कोमियर्स में, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरी लेंथ कम हो जाती है। और मसल क्योंकि बोन से अटैच्ड होती है, तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन से बोन में मूवमेंट होता है ना? तो इस तरह से यहाँ पर ये मूवमेंट होता है। समझ में आई बात? तो ये वो चीजें हैं जो होती हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो चार इंपॉर्टेंट चीजें ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन होती हैं वो मैंने आपको बताई। सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज होती है, आई बैंड डिक्रीज होता है, ए बैंड कांस्टेंट रहता है, और एच जोन जो है वो डिसअपियर हो जाता है। अब इसमें क्या डाउट है ये पूछो। मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा दिया है,
एनसीईआरटी के डायग्राम को अगर अपन देखें, एनसीईआरटी से भी पढ़ देते हैं ना अभी इसको, तो ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। नंबरिंग इन्होंने अलग तरह से करी, अपन अलग तरह से करेंगे। ये देखो, ये एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से अलग पड़े हुए हैं। ये है नंबर 1। ये जैसे ही इसके ऊपर से वो हटाना नकाब, तो एक्टिन मायोसिन की तरफ लपका, ये है नंबर 2। फिर इसने क्रॉस ब्रिज बना लिया, यह है नंबर 3। फिर पावर स्ट्रोक मारा, नंबर 4। फिर यहाँ पे इसको जब फिरौती में नया एटीपी दिया तो ये नीचे चला गया, फिर ये नंबर 1 आ गया। फिर ये इसकी तरफ बढ़ा, एडीपी और फॉस्फेट में तोड़ के एटीपी को, तो ये नंबर 2। तो हमारे नंबर तो ऐसे चल रहे हैं, ये 1, ये 2, और फिर क्रॉस ब्रिज बनाया 3, और फिर अंदर की तरफ खींचा, पावर स्ट्रोक 4, और पावर स्ट्रोक के बाद फिर नया एटीपी लेके पुरानी पोजीशन में आ गया। तो ये पावर स्ट्रोक की वजह से स्ट्रक्चरल चेंज आता है ना मायोसिन के हेड में, इसकी वजह से एक्टिन अंदर की तरफ घुसता है। एम लाइन की पोजीशन अनचेंज रहती है, जेड लाइन्स अंदर आ जाती हैं। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसमें आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। देवर्ग, देखो ये जो कैल्शियम आयंस को वापस अगर अपन भेज देंगे ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो एमबीएस जो एक्सपोज था वो छुप जाएगा, तो फिर वापस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे सारे एक्टिन्स। अब कौन उनको अंदर पंप करता है? देखो यहाँ पे देखो, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कैल्शियम बाहर निकला, इसको बाहर निकलने के बाद अंदर पंप करने में भी एनर्जी लगती है, एटीपी की वजह से पंप होता है अंदर। और जब इसको कैल्शियम आयंस को पंप वापस अंदर पंप कर देते हैं यहाँ अपन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो इस प्रोसेस में भी एटीपी खर्च होता है। तो ये कहना गलत होगा कि मसल रिलैक्सेशन जो है वो पूरी तरह से पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि मसल रिलैक्सेशन करने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? एक एटीपी चाहिए ना यहाँ कैल्शियम आयन को वापस एसआर में डालने के लिए। तो मसल रिलैक्सेशन भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, पूरी तरह से पैसिव नहीं है, थोड़ा सा एक्टिव। तो इस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पर होती है। तो हमने ना ये पढ़ लिया है पूरा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैं आपके डाउट्स लूंगा अब इसमें, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप रेज हैंड में पूछो, नहीं तो मैं फिर 15 मिनट बाद छोड़ ही दूंगा। आज मैं 15 मिनट पहले ही छोड़ दूंगा आपको, है ना, क्योंकि आई वांट यू टू रिवाइज इट। फिर हम ये प्रॉपर्टीज ऑफ मसल और ये सब तो अभी एक क्लास और है ना इसमें, उसमें इसको हम खत्म कर लेंगे, उसमें और डाउट्स लेंगे और उसमें खत्म कर लेंगे। पर आज जो मैंने पढ़ाया है आपको और इसके जो मैंने अभी आपको सारे वो दिखाए एनिमेशंस, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए। रेज हैंड भी, आरआरआर भी करेंगे, आरआरआर करेंगे, पहले डाउट्स तो लूँ। विराट बोलो। हेलो हेलो, हाँ विराट बोलो। गुड आफ्टरनून गुरुजी। कह रहे हैं कि हाँ। सर रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन का मतलब नहीं पता। डी, ये हम आगे जब नर्व पढ़ेंगे ना तब बताएंगे। जो पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर आता है जी या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, चाहे वो मसल का मेम्ब्रेन हो चाहे नर्व का मेम्ब्रेन हो, उसके दोनों तरफ चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव ज्यादा है, एक तरफ नेगेटिव ज्यादा है, ठीक है। तो जी जब वो चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस जब चेंज होता है तो उसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। और उस पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने की वजह से उस मसल फाइबर में कोई घटना होती है। जैसे इस केस में क्या होता है, एक्टिन मायोसिन एक दूसरे में घुसते हैं, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन रीपोलराइजेशन क्या होता है कि उस पोटेंशियल डिफरेंस को वापस पहले जैसा कर दो, रेस्टिंग स्टेट वाला, जी उसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो जिस समय रीपोलराइजेशन हो रहा होता है मसल में, तो उस समय एक्टिन जो है बाहर निकल रहे होते हैं ताकि वापस पुरानी वाली स्टेज आ जाए, तो ही तो दोबारा कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा। यस सर, थैंक यू सर, क्लियर। चलिए सौती। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सौती बोलिए। सर ये डाउट है कि सर जब मिलोमाइसिन का हेड जब एटीपी की यूटिलाइज करके जब एक्टिन के एमबीएस से जुड़ता है तो सब मतलब पूरा एटीपी तो मतलब जुड़ने में ही लग जाता है। हाँ। तो मतलब पास तो फिर कैसे देता नहीं है? नहीं, पूरा एटीपी का यूज कहाँ होता है? मूव करने में। मायोसिन का हेड ऊपर आता है ना एक्टिन से जुड़ने के लिए, हाँ वो प्रोसेस में एटीपी यूज हो जाता है, ठीक है। फिर हाँ, जब मतलब एटीपी का एडीपी और फॉस्फेट डिटैच होता है हाँ हेड से, तो मायोसिन के हेड में स्ट्रक्चरल चेंज आता है। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में ऐसा एनर्जी नहीं लग रही है, हेड के ऊपर आने में एनर्जी लग रही है। फिर क्रॉस ब्रिज अपने आप बन रहा है और उसके बाद जब एडीपी और फॉस्फेट डिटैच होते हैं तो स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है हेड में, जिसकी वजह से एक्टिन अंदर की तरफ पुल हो रहा है, ऊपर चिपका है ना एक्टिन। यही डाउट था सर, मतलब लग रहा था कि सारा एटीपी तो ऊपर आने में ही लग रहा है, तो नहीं पास नहीं, कैसे दे रहा है फिर? आ गया समझ में? हाँ हाँ। हिमांशु। हेलो, हिमांशु ने मिस कर दिया। रुद्रांश। हाँ रुद्रांश बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर ये नहीं समझ में आता कि जो हम मसल कंट्रैक्शन पढ़ रहे हैं इससे सर बोन में मूवमेंट कैसे हो जाता है, या तो सिर्फ लेंथ शॉर्ट हो रही है ना? मसल किससे जुड़ी हुई है? सर बोन से। तो अगर मसल की लेंथ शॉर्ट होगी तो बोन खींचेगी ना फिर। ये सर बट सर इतने से हम तो मतलब कई तरह के काफी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट परफॉर्म कर लेते हैं, सिर्फ लेंथ के शॉर्ट होने से कैसे कर लेते हैं सब? क्योंकि तुमने कठपुतली देखी, कभी कठपुतली का डांस देखा है?
यस सर, वैसे ऑनलाइन वगैरह देखा है ना। तो उसमें बहुत सारी डोर बंधी होती है एक ही लकड़ी से, एक इधर बंधी है, एक इधर बंधी है, एक इधर बंधी है। जैसे ये एक वुड है तो इसमें एक ही डोर थोड़ी बंधी है, बहुत सारी डोरें बंधी है इसमें। तो कभी जी। ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। इस वुड को अपन कैसे भी डांस करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। जी। वो पपेट नाचती है ना जब, जी। तो इसी तरह से एक मसल से या पूरे स्केलेटन से एक ही मसल थोड़ी जुड़ी है स्केलेटन से, बहुत जी। सारी मसल्स जुड़ी हैं एक बोन से, एक बोन से कई सारी मसल्स जुड़ी होती हैं। तो अगर आप इधर वाली मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराओगे तो बोन ऐसे होगी, इधर वाली में कराओगे तो ऐसे होगी, आगे पीछे। तो ऐसे कैसे करके हम 3-4 तरह की मसल्स में एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, तो पपेट की तरह बिल्कुल कठपुतली की तरह होता है। जैसे कठपुतली में डोर खींचते हो तो पपेट डांस करती है ना, कॉम्प्लेक्स डांस, क्योंकि जी। आप